हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेडी स्टेट कंडीशन में है तो हम ऐसा बोलेंगे कि उस पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है। नेट फोर्स मतलब कि वो बैलेंस कंडीशन में है, ठीक है। और देखो, स्टेडी स्टेट या मूविंग स्टेट, स्टेडी स्टेट is equivalent to moving state, equivalent to moving state। अच्छा, तो आप कंफ्यूज हो गए। स्टेडी स्टेट और मूविंग स्टेट इक्विवेलेंट कैसे? मतलब कि स्टेडी तो स्टेडी होता है और मूविंग तो मूविंग होता है, दोनों तो डिफरेंट है, तो इक्विवेलेंट कैसे? तो बच्चों, स्टेडी स्टेट में कौन सी कंडीशन होती है? बैलेंस्ड, बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल, कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ, तो इसका मतलब उसी टाइम पर अपोजिट डायरेक्शन में भी एफ फोर्स लग रहा है। या तो अगर फिर एक्स्ट्रा फोर्स ऐसे एफ लग रहा है तो एक फोर्स ऐसे भी उसके अपोजिट लग रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? बैलेंस कंडीशन। ये वाला इस वाले को कैंसिल कर रहा है, ये वाला इस वाले को कैंसिल कर रहा है। फोर्स लग रहे हैं लेकिन वो सब एक दूसरे को कैंसल कर रहे हैं, इसीलिए नेट फोर्स जीरो है और बैलेंस कंडीशन है। तो ऑब्जेक्ट किस में है? स्टेडी स्टेट में। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट स्टेडी स्टेट में ही होगा, ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में भी होगा इसी कंडीशन में, ठीक है। आप बोलोगे सर कैसे? तो बच्चों, ये मूविंग स्टेट में तो होगा, ठीक है, और उसमें फिर होगा क्या? उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। क्या होगा? उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो, यहाँ पर भी उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। आप बोलोगे सर वेलोसिटी कहाँ से आ गई? तो वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड लो, वेलोसिटी हो गई। तो ये जीरो से चेंज नहीं हो रही है और यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है वो चेंज नहीं हो रही है। कहने का मतलब v इक्वल्स टू मेरा फेवरेट नंबर 5 मीटर पर सेकंड। और सोचो आई कैप, ठीक है, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है कितनी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो वो चेंज नहीं होगी, कंटिन्यूअसली 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड ऐसे जाएगा। कब? जब ये बैलेंस होगा तब। या तो ये बोल दो, या तो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई फोर्स, ठीक है, तो भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, स्पेस में, ये स्पेस है, ठीक है, पूरा स्पेस एक समझ लो, और एक एरोप्लेन है और स्पेस क्राफ्ट है, उसके अंदर से एक एस्ट्रोनॉट बाहर निकल गया। और सोचो कि सब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है उससे, इंफिनिटी डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है? इंफिनिटी डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये जा रहा था v वेलोसिटी से, कितनी? v वेलोसिटी से, ठीक है। और उसके अंदर ये हमारा बंदा बैठा हुआ था, ठीक है, और बंदा अभी बाहर निकल गया। और बंदे की स्पीड भी कितनी थी? बंदे की स्पीड भी v ही थी, क्योंकि वो स्पेसक्राफ्ट में था, ठीक है। अभी वो बाहर निकल गया है, इसलिए अब वो स्पेसक्राफ्ट के कांटेक्ट में नहीं है। सोचो कि उसका अगर एक्सेलरेशन a होता तो इसका भी एक्सेलरेशन क्या होता? a। लेकिन अब वो बाहर निकल गया, इसके कांटेक्ट से छूट गया, इसलिए उसका एक्सेलरेशन भी छूट जाएगा। और जिस टाइम पर वो इस स्पेसक्राफ्ट को छोड़ेगा उस टाइम पर सोचो कि स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी v थी और इस बंदे की वेलोसिटी भी कितनी होगी? v। और जैसे ही वो छोड़ेगा तो ये स्पेसक्राफ्ट अपना इफेक्ट इस बंदे पे नहीं लगाएगा, और बाकी सब ऑब्जेक्ट भी बहुत दूर दूर है तो वो भी अपना इफेक्ट नहीं लगाएंगे। तो हम इस कंडीशन में ऐसा बोल सकते हैं, हाँ, कि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं, देखो यहाँ पर हम ऐसा नहीं बोल सकते कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं लेकिन सब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। और यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो इस टाइम पर भी वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सब आइडियल सिचुएशन है, ठीक है। ओके, तो ये तो थोड़ा सा पहले लेक्चर का थोड़ा रिवीजन जैसा हो गया। अब शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक। हेडिंग डालो लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम।
कई बार क्रिकेट में आपने ऐसा मोमेंटम वर्ड सुना होगा, ट्रांसफरिंग मोमेंटम ऑफ बैट टू द बॉल, लाइक दैट। ओके, सचिन है वो बहुत हेवी बैट यूज करता है, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन, ठीक है। वो बहुत हेवी बैट यूज करता है, इसीलिए थोड़ा सा भी अगर फ्लिक करेगा ना तो बॉल जाएगा बहुत स्पीड से, ठीक है। बीच में वो है, वो बैट आया था, वो मोंगूस बैट मैथ्यू हेडन भी यूज करता था, तो उसका मास भी बहुत ज्यादा था। मास ज्यादा था मतलब कि कुछ इस तरह था, ऐसा हैंडल ले लो, बहुत मोटा हैंडल, ठीक है, और एक बैट, और यहाँ से मतलब कि बहुत ज्यादा ऐसा बैट, तो ये मास बहुत ज्यादा हो गया ना, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो उसमें भी ऐसा बोलते थे कमेंटेटर, दैट ग्रेट मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड इन ऑल दैट, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, लीनियर मोमेंटम, जब भी मैं अभी लीनियर मोमेंटम है ना, तो मैं लीनियर नहीं बोलूंगा, सिर्फ मोमेंटम बोलूंगा। जब भी मैं मोमेंटम बोलूं, आप क्या समझ लेना, मैं लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। वैसे दो टाइप के मोमेंटम है, एक लीनियर है और एक एंगुलर मोमेंटम है। कैसा मोमेंटम है? एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम, जब ऑब्जेक्ट ऐसे 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 एंगुलर मोशन करता है ना, यहाँ आया, फिर थोड़ा सा एंगल घूम गया, फिर यहाँ एंगल ऐसा घूम गया, तो उस टाइम पे हम ऐसा एंगुलर मोमेंटम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा, अगर कोई एग्जांपल है तो उस टाइम पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी कंसंट्रेट करते हैं लीनियर मोमेंटम पे। इसका सिंबल है स्मॉल p, ठीक। ओके, आइए। इफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m and sorry, if object of mass m is moving with velocity v bar, then linear momentum of object is given by product of its mass and velocity। बहुत सिंपल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड, ये क्या लिख रहा हूँ, वेलिकली वेलिकली वेलोसिटी, ठीक। ओके, सोचो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, उसका मास m है, ठीक है, और वो ऐसे जा रहा है, जिसकी वेलोसिटी क्या है, v बार, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, तो हमें अगर उसका मोमेंटम चाहिए तो हम क्या करेंगे, मास इनटू वेलोसिटी। अब क्रॉस प्रोडक्ट मत समझना, क्रॉस प्रोडक्ट तभी आएगा जब दोनों वेक्टर हो, डॉट भी आएगा तब जब दोनों वेक्टर हो। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, so linear momentum is also a vector quantity, ठीक है। जिस बॉडी का भी हमें मोमेंटम चाहिए, उस बॉडी का मास और उसी बॉडी की वेलोसिटी, दूसरा किसी का नहीं, तो मैं यहाँ पर भी वेक्टर साइन कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्या, लीनियर मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? अब आप जब भी वेक्टर आएगा तो आप बोलोगे सर अब डायरेक्शन, कोई बात नहीं, डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी, तो फॉर्मूला से ही पता चल जाता है बच्चों। यहाँ पर P है और यहाँ पर V है,
अगर नेगेटिव साइन नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों की सेम डायरेक्शन होगी। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ वी बार, ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा उस डायरेक्शन में मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में देखें। लेट वी बार इज इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। सोचो कि हमारे पास जो वेलोसिटी है उसमें थोड़ी सी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है, थोड़ी सी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है और थोड़ी सी वेलोसिटी जेड डायरेक्शन में है। ठीक है, और सोचो उस ऑब्जेक्ट का मास m है। लेट मास इज इक्वल टू m, तो मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम होगा m इंटू वी बार, वो तो हमें पता ही है, तो इज इक्वल्स टू हम ऐसा लिख सकते हैं एम वी एक्स आई कैप एम वी वाई जे कैप प्लस एम वी जेड के कैप। वेरी सिंपल, समझ में आया कि नहीं? और m इंटू वी एक्स, देखिए ये मास इंटू वेलोसिटी है, एंड वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है? स्पेशली एक्स डायरेक्शन में है। सो व्हाट वी कैन से पी एक्स, पी एक्स का मतलब मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर वैसे ही एम वी वाई है तो इसका मतलब क्या हुआ? मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, और यहाँ पर मोमेंटम इन जेड। समझ में आया कि नहीं? तो ये पूरा मोमेंटम हो गया। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम चाहिए तो बोलो, वेरी सिंपल, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। सिंपली जो भी हम वेक्टर में सीखे हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के सारे रूल्स इसमें लगा दो। सिंपल, समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? चलो इसके यूनिट की अगर बात करें, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या होगा? ये मास, तो मास का क्या होगा? किलोग्राम। और वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होगा? मीटर पर सेकंड। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला की भी अगर बात करें, स्मॉल पी रखना। हाँ बच्चों, कभी भी कैपिटल पी मत करना। ठीक है, अगर डिफाइन किया है कैपिटल पी इक्वल टू मोमेंटम देन नो प्रॉब्लम, अदरवाइज कैपिटल पी तो वो पावर के लिए होता है। ठीक है, पी, अभी ये डायमेंशन की बात करें तो ये किलोग्राम आया है। ठीक है, तो मैं m1 लिख देता हूँ, फिर मीटर आया है तो L1 लिख देता हूँ, और पर सेकंड आया है तो m1 L1 t माइनस 1। ठीक है, समझ में आया आपको अच्छी तरीके से ये लीनियर मोमेंटम। अच्छा, एक चीज और देखो, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, if velocity of object changes from v1 bar to v2 बार, कैसे चेंज हुई? v1 बार से v2 बार। ओके, देन देखो, जनरली हम ऐसा मानेंगे, जहां तक हमने स्टडी किया है या तो फिजिक्स में, जहां तक हम 11 साइंस या 12 साइंस तक अगर देखें तो हम ऐसा मानेंगे कि मास नियरली कैसा रहता है? कांस्टेंट। ठीक है, एक ही केस ऐसा है जो रॉकेट प्रोपल्शन वाला केस है, लेकिन वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, कि जिसमें वो रॉकेट ऊपर की ओर जाता है तो उसका मास डिक्रीज होता है। इट्स वेरी सिंपल, उसका फ्यूल डिक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई। ओके, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा ही मानेंगे कि मास तो कैसा है? कांस्टेंट। कभी भी ऐसा ही मानेंगे। जहां तक हमारी स्टडी का सवाल है, जितना एरिया हम कवर कर रहे हैं उस एरिया में हम ऐसा मानेंगे कि मास कैसा है? कांस्टेंट। ठीक है, देन चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, आप ऑब्जेक्ट ले लो या बॉडी ले लो, ठीक है, पार्टिकल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना चेंज होगा? देखिए, डेल्टा पी बार इज इक्वल्स टू, डेल्टा पी बार इज इक्वल्स टू एम इंटू डेल्टा वी बार। ठीक है, एम, अभी डेल्टा वी बार मतलब
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? या तो mv2, तो क्या हो गया ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, ये कॉमन सेंस है कि अगर मोमेंटम की ऐसी क्वांटिटी है जो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, तो अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आपको अच्छी तरीके से? मैं एक चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए कि एक बॉल है, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना, बार बार ये यूज होगा। ये बॉल है, ये वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है। ठीक है, गया 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 और सीधा जाके एक वॉल से कोलाइड हुआ। सिंपली ऐसे ही कोलाइड हुआ। समझ में आया कि नहीं? ओके, अभी क्या हुआ, कोलाइड होने के बाद वो सीधा ऐसे आया। मैं ऐसा बोलता हूँ कि उसकी जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी है वो v1 बार थी। ठीक है, और जो कोलाइड होने के बाद जो वेलोसिटी थी वो v2 बार थी। ठीक है, मैं यहाँ पे बॉल ड्रॉ कर देता हूँ। हर बार बॉल नहीं ड्रॉ करूंगा, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कोलाइड होने के बाद, ये तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं वो बेड से निकलने के बाद या ऐसा। ठीक है, तो कोलाइड होने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v2। कोलाइड होने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी v1। आपको समझ में आ रहा है ना? बॉल ऐसे जा रहा है और बॉल के साथ कोलाइड हुआ, और कोलाइड होने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई v2 इन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन। एंड व्हाट इज आस्क्ड, change in momentum is what? Okay, so very simple, change in momentum is equals to m v2 bar माइनस v1 बार। ठीक है, v2 बार माइनस v1 बार, तो m, अब ये v2 बार लिखे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v2 इंटू माइनस आई कैप। क्या ऐसा लिख सकता हूँ? क्यों? देखो, मैं इसको पॉजिटिव x डायरेक्शन ले रहा हूँ, पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं v1 बार लिखना चाहूँ तो v1 बार इज इक्वल्स टू क्या होगा, v1 x डायरेक्शन में है, जिसको हम v1 i के पैसा लिख सकते हैं। ठीक है, और v2 बार नेगेटिव x डायरेक्शन में है तो मैग्नीट्यूड v2। ठीक है, और डायरेक्शन कौन सी, माइनस आई के। समझ में आया कि नहीं आपको? ओके, तो v2 इंटू माइनस आई के माइनस ये वाला माइनस, अभी v1, तो v1 कितना है, v1 आई कैप। समझ में आया? बहुत सारे ब्रैकेट हो गए, आप प्लीज कंफ्यूज मत होना। क्या आंसर मिला, देखिए ये m, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस v2 आई कैप माइनस v1 आई कैप। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लें तो माइनस m, फिर आई कैप को भी कॉमन निकाल ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v2 प्लस v1 आई कैप, ये हो गया डेल्टा p। ठीक है, या तो ऐसा लिख ले कि माइनस, माइनस नहीं सॉरी, mv2 प्लस mv1 इन माइनस आई कैप डायरेक्शन। चेंज कौन सी डायरेक्शन में हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन में। चेंज कौन सी डायरेक्शन में पाया गया, नेगेटिव डायरेक्शन में। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करनी है आपको, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो सिंपली कितना, एम वी टू प्लस वी वन। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात अगर करनी है तो मतलब कि दोनों वेलोसिटी को आप सिंपली ऐड कर दो। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में समझाया बच्चों क्यों ऐड करना है। ठीक है, आप अच्छी तरीके से देख सकते हो, पहले इधर था फिर इधर, चेंज इन मोमेंटम ऐसा हुआ v2 माइनस v1, तो v2 को हमने लिखा, फिर v1 को लिखा, फिर ऐसे माइनस किया और सिंप्लीफाई किया। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको पता चलना चाहिए ये चेंज इन मोमेंटम कितना आया, v2 प्लस v1। ठीक है, इफ, अच्छा अगर हम ऐसा बोले कि इलास्टिक कोलिजन होता, कैसा कोलिजन होता, इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन आप जान लो इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती ऑब्जेक्ट की, जब वो स्टेडी वॉल के साथ कोलाइड होती है तब स्टेडी वॉल के साथ ही
तो ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा होगा कि v1 इज इक्वल्स टू v2। ठीक है, दोनों सेम वेलोसिटी रहेगी और कितनी सोचो v। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि बॉल गया कितनी वेलोसिटी से v और कोलाइड होके वापस आया कितनी वेलोसिटी से v। हम जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस देखेंगे और ऐसे मॉलिक्यूल देखेंगे ना, तो हम ऐसे बोलेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इलास्टिकली कोलाइड होते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे ही वो वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं होती, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड फाइंड करने की ट्राई करें, तो वो सिंपली आएगा एम वी प्लस वी, जो हो जाएगा 2mv। क्या हो जाएगा? 2mv। ठीक, समझ में आया? आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, वी वी सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आया है, तो बच्चों इसका मतलब आपको पता चल गया ना कि डायरेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन भी है। मैंने आपको एक बार बोला था कि आप किसी के पास 100 रुपये मांग रहे हो। ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद वो आपके पास 100 रुपये मांग रहा है, तो आपने कितने रुपये गवाए? बोलो। आप पहले उसके पास 100 रुपये मांग रहे थे, अभी वो आपके पास मांग रहा है, ऐसी सिचुएशन आ गई। वो आपके पास 100 रुपये, तो सब कुछ पलट गया ना। इसका मतलब वो आपने 200 रुपये गवाए, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा देखो, अभी मिसलेनियस केस में थोड़ा सा लेना चाहूंगा, अच्छी तरीके से देखना बच्चों, ध्यान रखना, बहुत ही शांति से देखना। अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर से प्ले करके देख लेना। अच्छा, ये बॉल है। ठीक, ओके, अब ये बॉल जा रहा है इधर, सॉरी। ठीक है, ये कौन है? वॉल है, और v वेलोसिटी से कोलाइड हुआ, और यहाँ पर वो इस नॉर्मल के साथ, रिफ्लेक्शन वाला केस कंसीडर करो। नॉर्मल के साथ एंगल बनता है ना, आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, उसके साथ वो एंगल बना रहा है थीटा। और मैं बात कर रहा हूँ कैसे कोलिजन की? इलास्टिक कोलिजन की। ठीक, कोलाइड हुआ। ओके, कोलाइड होने के बाद वो ऐसे गया। ठीक है, कितनी वेलोसिटी से? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही मैं लिख रहा हूँ v। और कोलाइड होने के बाद वो जो एंगल इधर उसने बनाया वो भी कितना है? थीटा। ठीक है, सोचो कि उस बॉल का मास कितना है? m। ठीक है, और ये डायरेक्शन क्या है? x एक्सिस। ओके, एंड व्हाट इज माय क्वेश्चन? फाइंड चेंज इन मोमेंट। ओके, पहले बच्चों पॉज करके आप ट्राई करो प्लीज। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंट, अच्छी तरीके से। ओके, अभी देखो किस तरह सॉल्व किया जाता है। आपने ट्राई कर लिया? बहुत बढ़िया। अगर ट्राई कर लिया है तो ही बोलूंगा बहुत बढ़िया। ये जो है ये वेलोसिटी, इसके हम दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं। एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। मैं आपको बोल देता हूँ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ठीक है, ओके। ये v के दो कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं बच्चों। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। ठीक है, और यहाँ पर भी हम वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। ठीक है, पक्का समझ में आया? अच्छा, ये अगर थीटा है और इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है v, तो ये कंपोनेंट कितना होगा बच्चों? ये कंपोनेंट होगा v cos थीटा, और ये कंपोनेंट होगा v sin थीटा। समझ में आ रहा है ना? ओके, यहाँ पर देखिए, ये
ये कंपोनेंट होगा v cos theta. Right now I am writing only magnitude, okay, so don't get bother, and here it is a v sin theta. कंपोनेंट आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। वेक्टर में हमने कंपोनेंट का एक पूरा लेक्चर लिया है। ये अगर वेलोसिटी क्या है v बच्चों, ठीक है, ओके। चलो आपको इतना समझ में आया, हमने कंपोनेंट निकाले। जब भी ऐसा कुछ टेढ़ा बेढ़ा आए ना तो कंपोनेंट का बहुत यूज होता है। अच्छा, अगर हम डेल्टा पी के बारे में सोचे, उससे पहले सोचो कि V1 के बारे में सोच लेता हूँ, V1 बार। तो V1 बार को हम, ये कंपोनेंट है V cos थीटा, वो x डायरेक्शन में है, और ये V sin थीटा नेगेटिव y डायरेक्शन में है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या, V cos थीटा आई कैप प्लस V sin थीटा माइनस जे कैप। समझ में आया? माइनस जे कैप क्यों? Because it is in the negative y direction. So now let us write V2 bar also. So what is the V2 bar? V cos theta माइनस आई कैप। समझ में आ रहा है ना, नेगेटिव x डायरेक्शन में है बच्चों। ओके, और ये v sin थीटा, ये तो माइनस जे कैप, ऐसा ही है, ठीक, ओके। अभी डेल्टा पी बार इज इक्वल्स टू, डेल्टा पी बार इज इक्वल्स टू एम इंटू वी टू बार माइनस वी वन बार होता है। ओके, बहुत बढ़िया। डेल्टा पी बार इज इक्वल्स टू एम इज इक्वल्स टू वी टू बार। ये जो माइनस है ना, मैं इसको आगे ले लेता हूं, माइनस वी कोस थीटा आई कैप। फिर ये माइनस जो है इसको भी मैं आगे ले लेता हूँ, माइनस, यहाँ पर जो इक्वल टू जैसा दिखने लगा है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा माइनस वी साइन थीटा जे कैप। ये पूरा मैंने V2 लिखा है, हाँ बच्चों, प्लीज अंडरस्टैंड इट केयरफुली। व्हाट इज दिस? दिस इज अ V2 माइनस, अब ये माइनस लिखा, यहाँ पर क्या होगा, v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा जे कैप। अब बार बार मैं बहुत सिंपल नहीं लिखूंगा, आपको थोड़ा सा तो समझ में आ जाना चाहिए। ये हो गया हमारा V1। बच्चों हम माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव होगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव होगा। इतना कॉमन सेंस अब डेवलप कर लो, बार बार ऐसा नहीं समझाऊंगा। ओके, इज इक्वल्स टू एम, ये हम आई कैप वाला है जो, उसको आई कैप के साथ, तो देखिए माइनस वी कोस थीटा आई कैप, माइनस वी कोस थीटा आई कैप। आपको अच्छी तरीके से समझ में तो आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये है माइनस वी कोस थीटा आई कैप, और यहाँ पर भी देखिए ये माइनस वी कोस थीटा आई कैप। हम आई कैप वालों को आई कैप के साथ ही ऐड करेंगे और जे कैप वालों को जे कैप के साथ ही ऐड करेंगे। तो हमने वो प्रीवियस चैप्टर के वो एक्सरसाइज में भी देखा था कि दैट वी कैन नॉट ऐड टू वेक्टर्स इफ दैट वेक्टर्स आर नॉट इन द, वो नॉट रिप्रेजेंटिंग द सेम क्वांटिटी। तो इसी तरह अगर हम डायरेक्टली ऐड करना चाहते हैं तो सेम डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो ये माइनस वी कोस थीटा आई कैप माइनस वी कोस थीटा आई कैप दोनों की सेम डायरेक्शन है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर, माइनस टू वी कोस थीटा आई कैप, ठीक है। फिर माइनस वी साइन थीटा जे कैप प्लस वी साइन थीटा जे कैप, तो ये तो कैंसल हो गया, ठीक है। तो सिंपली कितना आया, इतना है। सो व्हाट इज द आंसर? माइनस टू एम वी कोस थीटा आई कैप। समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? या तो ऐसा हम लिख ले कि एम, सॉरी, टू एम वी कोस थीटा इंटू माइनस आई कैप, तो डेल्टा पी बार ऐसा हो सकता है, टू एम वी कोस थीटा इंटू माइनस आई कैप। कौन सी डायरेक्शन में चेंज आया? नेगेटिव आई कैप, ठीक है। और एक दूसरी बात, अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें
कि भैया मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो सिंपली होगा 2mv cos थीटा। देखो एक कॉमन सेंस है, मैं आपको यहाँ पर डायग्राम से ही समझाता हूँ। देखिए ये आप वाई एक्सिस का ये कंपोनेंट देख रहे हो, ये कंपोनेंट, ठीक है, ये v साइन थीटा है, ये भी v साइन थीटा, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो कॉमन है, ये डायरेक्शन चेंज होगी ही नहीं, तो इसका मतलब इसका चेंज कितना हुआ, 0। समझ में आया। और यहाँ पर देखिए ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गई कि नहीं, तो हमने वहां पर क्या देखा था, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो आगे 2 लगा दो, तो आगे हमने 2 लगा दिया, यहाँ पर सिर्फ क्या था v, लेकिन यहाँ पर क्या है v cos थीटा। सो व्हाट इज द आंसर, वेरी सिंपल, 2mv cos थीटा। समझ में आया कि नहीं। अच्छा आप बोलोगे सर ये मोमेंटम हमें क्यों पढ़ा रहे हो, हम तो यहाँ पर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के लिए बैठे हो और आप मोमेंटम कब का लिए जा रहे हो, न्यूटन को तो याद भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है बच्चों, मोमेंटम अगर आपके पास उसका नॉलेज है, सॉलिड नॉलेज, तो आप उसको कवर कर सकते हो, किसके, न्यूटन के सेकंड लॉ को। एक चीज आप बोलो, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 2 किलोग्राम और इसका मास है 3 किलोग्राम, ठीक है। इसको आपको मूव करवाना है 5 मीटर पर सेकंड से, और इसको आपको मूव करवाना है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो क्या आपको दोनों में सेम फोर्स देना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं ये पूछता हूँ। नहीं देना पड़ेगा, आपको ज्यादा फोर्स इसमें देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं। आप बोलोगे सर वेलोसिटी तो सेम थी, फिर भी हमें यहाँ पर क्यों ज्यादा फोर्स देना पड़ा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 2 किलोग्राम है और इसका मास कितना है 3 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर किसको ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, इसको। दूसरा केस, ओके, ये भी 2 किलोग्राम का ले लो, ये भी 2 किलोग्राम का ले लो, इसको आपको मूव करवाना है 5 मीटर पर सेकंड से, और इसको आपको मूव करवाना है 10 मीटर पर सेकंड से। तो किसमें ज्यादा फोर्स आएगा, इसमें कि इसमें, अच्छी तरीके से देखो, तो आप बोलोगे सर इसमें, इसमें ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, बात को समझो, ठीक है। अभी एक मिसलेनियस ले लो अच्छी तरीके से, इसका मास 5 किलोग्राम, ठीक, और इसका मास 4 किलोग्राम, इसका मास कितना 5 किलोग्राम और इसका मास 4 किलोग्राम, इसको हमें मूव करवाना है वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से, कितनी, 4 मीटर पर सेकंड से, और इसको मूव करवाना है कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड से। अब बोलो किसको ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, ठीक है, बोलो। तो इसका मतलब यह है कि आप समझ में आ गए, दोनों को इक्वल फोर्स देना पड़ेगा। सो वी आर नॉट डीलिंग विथ ओनली वेलोसिटी, neither we are dealing with only mass, what we are dealing with is the product of them। ओके, प्रैक्टिकल में या तो मास को अगर आप कंसीडर करोगे तो गलत हो जाओगे, या सिर्फ वेलोसिटी को कंसीडर करोगे तो भी आप गलत हो जाओगे। आपको दोनों कंसीडर करना पड़ेगा, मास और वेलोसिटी, और उन दोनों के प्रोडक्ट को कंसीडर करना होगा। 5 4 जा 20 एंड 4 5 जा 20। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसके प्रोडक्ट को समझना है, और उस प्रोडक्ट का नाम हमने क्या दिया था, लीनियर मोमेंटम या सिर्फ मोमेंटम। समझ में आया कि नहीं आपको अच्छी तरीके से। देखो एक बात मैं आपको बोलता हूँ, सिर्फ ऐसा ही नहीं है, एक दूसरा मैं देता हूँ आपको एग्जांपल। चलो चलो दिमाग में आया है थोड़ा सा, एक गड्डी जा रही है, अच्छा ऐसा को सोचो ये, अच्छा मैंने ये अच्छा नहीं ड्रॉ किया, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इरेज कर दूंगा। आप बोलोगे सर क्या टाइम पास कर रहे हो, सॉरी बच्चों, क्या है मैं डायग्राम में बहुत ही अच्छा हूं ना, इसलिए। ओके, अभी देखो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
जिसका मतलब कि बाइसिकल आप ले लो जिसका मास है 100 किलोग्राम, ठीक है, और वो वेलोसिटी से जा रही थी कितनी 10 मीटर पर सेकंड से, सोचो ना। ठीक है, जा रही थी जा रही थी जा रही थी। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर उसने सिग्नल देखा, क्या देखा, सिग्नल। और वो बंदा अच्छा था, तो उसे पता है कि यहाँ पर उसे क्या करना है, स्टॉप करना है। यहां से ही उसे पता चल गया कि उसे स्टॉप करना है। तो उस बंदे ने क्या किया, जब यहाँ आया तब अपनी वेलोसिटी कितनी ला दी, 9 मीटर पर सेकंड। जब यहाँ आया तब वेलोसिटी 4 मीटर, सॉरी, यहाँ जब आया तब 1 मीटर पर सेकंड, और जब यहाँ आया तब उसकी वेलोसिटी हो गई थी 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर वो बंदा जो जा रहा था उसके पीछे भी कोई बैठा था। तो कोई बात नहीं, बस मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, उसके पीछे भी कोई बैठा था। आप अपने दोस्त के साथ जैसे जाते हो ना एक्टिवा में, वैसे ही। ओके, ओके, तो ये केस खत्म हो गया। अभी दूसरा केस, ये है स्टॉप। जहां पर मतलब कि यहाँ पर आपको स्टॉप करना है, और ये है सिग्नल। ये बंदा जा रहा था, ठीक है, जिसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी इसी डायरेक्शन में, और मास भी कितना था, 100 किलोग्राम। सब कुछ सेम था, लेकिन उस बंदे का ध्यान ही नहीं है सिग्नल पे कि ये रेड सिग्नल हो गया है, रेड सिग्नल है, उसका ध्यान ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ आया तब भी उसकी स्पीड कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। जब वो यहाँ आया तब भी उसकी वेलोसिटी क्या थी, 10 मीटर पर सेकंड। जब यहाँ आया तब भी उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तब भी उसे सडनली पता चला, अच्छा रेड सिग्नल है। सो डायरेक्टली ही अप्लाइज डिस्क ब्रेक एंड वेलोसिटी हियर becomes 0 मीटर पर सेकंड। समझ में आया, कितना है, 0 मीटर पर सेकंड। अच्छा, मैं एक बात आपको बोलूं, आपने ये दोनों एक्सपीरियंस 100% किया ही होगा। ठीक है, वी आर ह्यूमंस, ओके, और वी कैन मेक अ मिस्टेक, ओनली गॉड कैन नॉट मिस्टेक मेक अ मिस्टेक। अच्छा, यहाँ पर अगर उस बंदे की मोमेंटम के बारे में अगर हम सोचे, ठीक है, यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ, तो कितना मोमेंटम था, 100 × 10, तो 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके, यहाँ उस बंदे के मोमेंटम के बारे में सोचे तो 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टेडी है तो उसका मोमेंटम 0। ओके, कोई बात नहीं, चलो यहाँ पर इस बंदे के मोमेंटम के बारे में सोचे, कितना है, 1000, ठीक है, बोल सकते हैं ना। और यहाँ पर उस बंदे का मोमेंटम कितना है, 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मैं इसको इनिशियल मोमेंटम बोलता हूँ, इसको फाइनल, इसको इनिशियल बोलता हूँ और इसको फाइनल। ठीक है, अगर सिर्फ सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया इसमें, पहले 1000 था और 0, तो 1000 जितना चेंज आया, 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देखिए, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, वैसे तो आप अगर बोलोगे सर तो फिर फाइनल माइनस इनिशियल करो ना, तो -1000 आएगा। हाँ, ऐसा ही आएगा, टेंशन मत लो। अच्छा, इसमें इसमें कितना चेंज आया दूसरे केस में, वो सब हम देखेंगे, आप टेंशन मत लो, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में सोचो। इसमें भी कितना आया, 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, दोनों में चेंज इन मोमेंटम सेम आया, लेकिन क्या दोनों बंदों को, या तो जो पीछे बैठा है बंदा, उसमें दोनों दोनों केस में जो पीछे बंदा बैठा है उसको सेम एक्सपीरियंस आएगा कि डिफरेंट एक्सपीरियंस आएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर वो बंदा जो पीछे बैठा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये मोमेंट, अच्छा क्यों, वो तो मैं बाद में बोलूंगा। और यहाँ पर आप बोलोगे
कि पीछे वाला जो बंदा है वो आगे वाले बंदे को एक जोर से मारेगा। क्या कर रहा है तू, देखता नहीं है? सिग्नल आ गया। क्यों? क्योंकि उसने सडनली स्टॉप कर दिया। कहने का देखो, चेंज इन मोमेंटम तो दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर क्यों ज्यादा फोर्स, मतलब कि ज्यादा चेंज आया, ज्यादा हमें पता चला कि यहाँ हाँ भैया गाड़ी रुकी हुई है और वो बंदा पीछे वाला है वो तो ऊपर भी हो जाएगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि वो गाड़ी है वो ऐसे जा रही थी तो थोड़ी सी ऐसी हो जाए। ठीक है, कभी कभी ऐसा करने के लिए वो डिस्क ब्रेक लगाते हैं ना। या तो सोचो कि ऐसा कुछ हुआ कि आप जा रहे थे और बीच में कोई मतलब कि कुत्ता आ गया और या कोई छोटा बच्चा खेल रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है कि हमें कभी कभी सडन ब्रेक लगानी पड़ती है। तो उस टाइम पर ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर इसका प्रॉब्लम, इसमें क्यों प्रॉब्लम नहीं आया पहले वाले केस में? क्योंकि जो मोमेंटम चेंज हो रहा था उस मोमेंटम ने अपने आप को, सोचो कि यहाँ पर t इज इक्वल्स टू 0 लो और यहाँ पर आते आते t इक्वल्स टू 10 सेकंड लो। तो इसका मतलब इस मोमेंटम ने अपना चेंज कितने सेकंड में किया? 10 सेकंड में। और आप यहाँ पर t इज इक्वल्स टू 0 सेकंड लो और यहाँ पर t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड लो। तो इसका मतलब क्या है? t इक्वल टू 0 का मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि जब ब्रेक लगाई तब। ठीक है, तो 1 सेकंड में उसने अपना मोमेंटम इतना ज्यादा चेंज कर दिया और उसने 10 सेकंड में किया। ठीक है, तो अकेला मास, अकेली वेलोसिटी ये सब फोर्स को डिसाइड नहीं करेंगे, टाइम भी डिसाइड करेगा। किसको क्या डिसाइड करेगा? टाइम। तो यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं वो है ये, दैट force acting on the body, force acting on, मैं एक्टिंग एक्टिंग 2 बार क्यों कर रहा हूं? क्या मुझे एक्टिंग करने जाना है? फोर्स, हेलो, acting on body is not depending on change of linear momentum only. It depends on, हमने जो ये डिस्कशन किया ना उसका रिजल्ट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। इट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे डिपेंड करेगा। मतलब क्या बोलते हैं? इट डज नॉट डिपेंड ऑन चेंज ऑफ मोमेंटम, इट डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट मोमेंटम चेंज। मोमेंटम चेंज कितना होता है? आप करोड़पति बन गए, ठीक है, आपने आप पैसा कमाना शुरू किया और 50 साल बाद आप करोड़पति बन गए, क्या बात। लेकिन एक बंदा ऐसा है कि उसने आज पैसा कमाना शुरू किया और 5 साल में ही करोड़पति बन गया, तो इसका मतलब भी दोनों के वर्क में डिफरेंस होगा ना। तो वही है कि ऐसा नहीं है कि मोमेंटम चेंज पे ही डिपेंड करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये जो हमने डिस्कशन किया ना, ये जो फोर्स डिपेंड करेगा, ये जो पूरा स्टेटमेंट है ना, इट इज नथिंग बट सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, समझ में आया? इसीलिए तो वो क्रिकेटर जब बॉल कैच करते हैं, ठीक है, तब अपना हाथ पीछे थोड़ा सा ले जाते हैं, ताकि क्या हो कि जो बॉल इधर आ रहा है, ठीक है, उसके पास वेलोसिटी है और अपने हाथ को पीछे ले जाएंगे तो उसको वेलोसिटी को जीरो करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसके मतलब क्या है कि वो कम फोर्स लगाएगा हाथ पे और ज्यादा, मतलब कि यहाँ पर ही कैच कर देंगे तो थोड़े से टाइम में वो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ज्यादा फोर्स लगाएगा। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ वो भी फोर्स लगाएगा बॉल पे, तो मे भी पॉसिबल कि कैच छूट जाए या हाथ को कोई प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, वो एक लगान मूवी है, उसमें वो कैच ही नहीं कर पाता। आप उसके कैच करने की स्टाइल देखना, वो पीछे हाथ ले जाता ही नहीं, सामने ले जाता है। तो इसका मतलब यह है कि कैच हो ही नहीं पाएगा क्योंकि हाथ उस पर उतना फोर्स लगाएगा। ठीक है, और अगर कैच हो गया तो वो आपके हाथ को डैमेज भी कर सकता है।
सकता है। समझ में आया कि नहीं? मैथमेटिकली अगर हम देखें, मैथमेटिकली F proportional to डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ठीक है, F proportional to डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। So F is equals to K, एक कांस्टेंट है, dp तो अभी नहीं लगाऊंगा, डेल्टा P, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ठीक है, समझ में आया आपको अच्छी तरीके से। और अगर हम F बार इज इक्वल टू लिखे तो F बार इज इक्वल्स टू K डेल्टा P बार अपॉन डेल्टा T। डेल्टा T बार प्लीज मत लिखना, क्योंकि ये डेल्टा T जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। हियर K is equals to 1, therefore F bar is equals to डेल्टा P बार अपॉन डेल्टा T। ये हो गया फोर्स का पहला फॉर्मूला। देखिए, जब भी हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में पूछते हैं तो बच्चे बता देते हैं, थर्ड लॉ के बारे में पूछते हैं तो बता देते हैं, लेकिन सेकंड लॉ के बारे में जब पूछते हैं तब वो इतना नहीं बता पाते। लेकिन आप याद रखो, जब भी आपको मैं सेकंड लॉ के बारे में पूछूं, मैं सेकंड लॉ बोलूं, तो इसका मतलब ये है, ठीक है, सेकंड लॉ। हमने देखा था पहले उसमें कि भैया क्या होता है कि फर्स्ट लॉ हमें फोर्स दिखा सकता है कि फोर्स लग रहा है या नहीं, कितना लग रहा है वो हमें नहीं बोल सकता, लेकिन सेकंड लॉ हमें बोलेगा कि हाँ देखो इतना फोर्स लग रहा है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो हमें फोर्स का पता चल गया, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। चलो अब जल्दी से थोड़ा सा लिख के मैं इस लेक्चर को कंप्लीट करने वाला हूँ। एग्जाम्पल हम अगले लेक्चर में देखेंगे। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इट एक्ट्स इन डायरेक्शन ऑफ डेल्टा पी बार। क्यों? देखो, F इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बार अपॉन डेल्टा टी है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, बीच में कोई नेगेटिव साइन भी नहीं है, मतलब कि चेंज इन मोमेंटम जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? अच्छा अच्छा, चेंज इन मोमेंटम जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट है, अच्छा, ये डेल्टा पी का किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, और ये टाइम है, और एक और सेकंड तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन, क्या? न्यूटन, बिकॉज दिस फोर्स इज डिफाइंड बाय ग्रेट साइंटिस्ट सर, सर बोलोगे, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। हमें उसको मान देना, उनको मान देना चाहिए। अभी डेल्टा पी बार इज इक्वल्स टू क्या है? m इंटू डेल्टा वी बार, देयरफॉर f बार इज इक्वल्स टू m डेल्टा वी बार अपॉन डेल्टा टी। तो अभी बच्चों m, ये जो डेल्टा वी बार अपॉन डेल्टा टी, आप पता है आपको क्या है? ये एक्सेलरेशन। सो f बार इज इक्वल्स टू m इंटू a बार, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं, फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो उसकी डायरेक्शन में होगा, ब्रेक लगाएंगे तो पीछे की ओर फोर्स होगा, ठीक है। एक्सेलरेटर देंगे तो आगे की ओर फोर्स होगा। F इज इक्वल्स टू एम ए बार। अगर हम उसको ऐसा भी लिखना चाहे, एम ए एक्स आई कैप प्लस एम ए वाई जे कैप, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। मतलब कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में, और ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। समझ में आया कि नहीं आपको अच्छी तरीके से? तो ये हो गया हमारा न्यूटन सेकंड लॉ। इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे और एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।